आज सुबह सुबह शेंदाई गया हॉस्पिटल एक थोड़ा अनयूजुअल सा काम करने। उसे फेरामोन एसेंशियल ऑयल पिक करना था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी परफ्यूम नहीं था। ये बाई जिंगवान के साइबेरियन एल्म फेरामोन से बनाया गया एसेंशियल ऑयल था, जो एक बार लग जाए तो लंबे टाइम तक हवा में टिका रहता। डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इसका परफ्यूम बना लो और खुद पे स्प्रे करो। इससे तुम्हारा घर एक अल्फा ओमेगा कपल जैसा फील करेगा और क्यूक्यू को स्टेबिलिटी मिलेगी। शेंदाई सिर्फ मुस्कुरा दिया। इमेजिन करो, मैं खुद पे बाई जिंगवान के फेरामोन छिड़क रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, ऑकवर्ड। पर घर लौट के समझा कि ये सिचुएशन अवॉइड करना मुश्किल था। अब क्यूक्यू पे यूज करते ही पूरा घर तो उसी की सेंट से भर गया था। और जब जाओदाई काम से वापस आई तो वो भी एकदम से रुक गई डोरवे पे। वेट अ सेकेंड, ये स्मेल। फिर वो ड्रामेटिक टोन में बोली, ओ माय गॉड, ये है टीचर बाई के फेरोमोन्स। सो वार्म, सो सूदिंग, एग्जैक्टली लाइक हिम। थोड़े सीरियस पर प्योर कंफर्ट लिए हुए। शेंदाई ने भी थोड़ा स्माइल किया, बोला, नो वंडर क्यूक्यू इतना शांत है। क्यूक्यू सच में काम था, बिल्कुल उस मोमेंट जैसा जब बाई जिंगवान उसके पास होता था। जाओदाई थोड़ा थोड़ा एग्जैगरेट करते हुए क्यूक्यू से बोली, तो ग्रेट एंसेस्टर क्यूक्यू, अब तो आपके फेवरेट एओ फेरामोन्स आपको मिल गए हैं ना, तो अब प्लीज रातों को हमें बख्श देना। फिर शेंदाई ने कामली बताया, आज हॉस्पिटल के बाद मैं डोमेस्टिक एजेंसी गया था। नाइट शिफ्ट नैनी के लिए कुछ इंटरव्यूज भी लिए। जल्दी ही किसी को हायर कर लूंगा ताकि तुम्हारे काम पे कोई असर ना हो। जाओदाई भी एक्साइटेड होकर रिप्लाई में बोली, दैट्स ग्रेट न्यूज। वैसे भी हम लोग शायद काफी बिजी होने वाले हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली है। शेंदाई ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा, नया प्रोजेक्ट? किस टाइप का? न्यू प्रोजेक्ट का मतलब होता है नए फंड्स, नए एक्सपेरिमेंट्स और नई चीजें सीखने का मौका। बीजिंग का रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टारशिप कॉर्पोरेशन का एक टॉप टेक हब था, पर वो ऑनेस्टली मोस्टली थ्योरेटिकल रिसर्च ही करता था। लेकिन लॉन्चिंग में बात अलग थी। यहाँ तो एक्चुअल माइंस थे ना। यहाँ के रिसर्चर्स प्रॉस्पेक्टिंग, माइनिंग और रेयर अर्थ्स के प्राइमरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व थे। ये लोग रियल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोलैबोरेट भी करते थे और स्टारशिप कॉर्पोरेशन के लिए मैसिव प्रॉफिट्स भी जनरेट करते थे। तो लॉन्चिंग में रहकर जो नॉलेज मिलता वो एकदम ग्राउंड लेवल और प्रैक्टिकल था। बीजिंग वाले अगर लैब थ्योरी के किंग थे तो ये लोग फील्ड के एम्परर। जाओदाई की आंखों में चमक थी जब वो बोली, हेड ऑफिस ने लोंगे हेवी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हमारी लाइन अपग्रेड करने का एक प्लान लॉक कर दिया है। शेंदाई थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, बट उसने मेजर्ड टोन में पूछा, पर ये तो नए माइनिंग एरिया के लिए प्लान था ना? उसे याद था कि कार्बन इमिशंस कम करने के गवर्नमेंट के प्रेशर ने माइनिंग कंपनीज को फोर्स किया टू अपडेट देयर ओल्ड और पॉलिटिंग सिस्टम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नए टेक्नोलॉजी का प्राइस टैग आसमान छू रहा था। इसी वजह से काफी कंपनीज बंद होने के कगार पे थी। जब चुआंगहाई यानी शेंदाई के डैड की कंपनी का मर्जर हुआ था स्टारशिप के साथ, तब तारिम बेसिन जैसे अनटच्ड एरिया इनके पास आ गए थे, जहां ट्रायल एंड एरर कॉस्ट लो थी। एक परफेक्ट जगह नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट टेस्ट करने के लिए। और शेंदाई को याद आया, उसने कभी ज़ूमोयू के साथ बैठकर ये प्लान डिस्कस किया था। दोनों के आइडियाज ऑलमोस्ट सेम थे और ज़ूमोयू ने उस वक्त उसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम्हें मैं एक टीम लीड करने दूंगा। शेंदाई ने उन लम्हों को याद किया, वो बातचीत, वो क्लोजनेस और एक ऐसा वादा जो अब सिर्फ उसके लिए एक याद बन चुका था। उसने सोचा, शायद जिंदगी के चैलेंजेस ने मुझे बिजी रखा, वरना मैं उस रिश्ते के गम में डूब ही जाता। कभी कभी जब रात में उसे ज़ूमोयू की याद सताती, तब उसे क्यूक्यू की रोती हुई आवाजों का इंतजार होता, जो अब उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन गया था, उस हार्ट ब्रेक से बचने का। तभी जाओदाई ने उसके थॉट्स को ब्रेक करते हुए चीयरफुल आवाज में कहा, सीनियर ने बताया कि अपर मैनेजमेंट ने प्लान बदल दिया। नए माइनिंग साइट का वेट लंबा पड़ता, इसीलिए वो एग्जिस्टिंग साइट को ही अपग्रेड करना शुरू कर रहे हैं। शेंदाई ने बस जरा इनडिफरेंट टोन में कहा,
दैट मेक सेंस टू। और जू मोयू तो ऑलरेडी फंडिंग सिक्योर कर ही लिया था ना जाओ फैमिली के कॉन्टेक्ट से। और प्रोडक्शन लाइन अपग्रेड न्यूज का इफेक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स उनके शेयर प्राइसेस बूम करेंगे एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जू मोयू, परफेक्शनिस्ट टू द कोर। जाओ दाई फिर से एक्साइटेड हो गई, बोली गैस करो कौन आ रहा है इंस्पेक्शन पे। शेंदाई का दिल एकदम से हिल गया। कौन? यान मिंगजियो। जाओ दाई का चेहरा फैन गर्ल एक्साइटमेंट से चमक उठा, बोली मैं तो स्कूल डेज से ही उनकी फैन हूँ, अगर ऑटोग्राफ मिल जाए ना तो। शेंदाई का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया, क्या जू मोयू? पर जैसे ही उसने यान मिंगजियो का नाम सुना एक साइलेंट सा रिलीफ मिला उसे। यान मिंगजियो तो मूवी स्टार क्रश मटेरियल है ना। पर तभी जाओ दाई ने दूसरा बॉम्ब फोड़ दिया। वो बोली वैसे क्राउन प्रिंस और प्रोफेसर ल्यू भी आ रहे हैं, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, पहली बार मिलूंगी। सुनकर शेंदाई का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने पॉकेट से फोन निकाला और सच में प्रोफेसर ल्यू का मैसेज उसके इनबॉक्स में पड़ा था। वो इतना बिजी था दिन भर कि चेक करने का टाइम ही नहीं मिला। थर्सडे मतलब परसों। शेंदाई ने दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन की। सिर्फ 2 दिन बाद जू मोयू यहाँ आने वाला था। उसका चेहरा हल्का सा स्टिफ हो गया था। जाओ दाई ने तुरंत नोटिस किया। उसने कंसर्न्ड होकर पूछा, शेन टीचर सब ठीक है ना? शेंदाई ने सॉफ्टली अपने अंदर के टर्मोइल को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। डिस्ट्रैक्शन के लिए उसने क्यू उसके हाथ में देते हुए कहा, जरा उसका ख्याल तो रखना, मैं बाथरूम तक जा रहा हूँ। वॉशरूम की साइलेंस में शेंदाई ने कॉल लगाया प्रोफेसर ल्यू को और वहां से जो उसने सुना वो उसे अंदर तक हिला गया। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन इस प्रोजेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। जू मोयू खुद साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, वो भी यान मिंजियो के साथ में, वो भी ऑन साइट मीडिया के सामने। ये सब एक ग्रैंड स्पेक्टेकल बनने वाला था, जैसे कोई बिजनेस इवेंट नहीं, एक रेड कार्पेट शो हो। शेंदाई ने बिल्कुल काम आवाज में प्रोफेसर से सैटरडे को मिलने का प्लान फिक्स किया और जब उन्होंने कहा कि वो क्यू को देखने के लिए एक्साइटेड है तो उसका दिल सॉफ्ट हो गया। ये उसके लिए बिल्कुल फैमिली जैसे एल्डर को अपने बच्चे से मिलवाने जैसा ही था। शेंदाई ने खुद तो कभी न्यूज देखनी नहीं चाहिए, पर इस जमाने में पुश नोटिफिकेशन से कौन बच सकता है। उसने फोन उठाया और एक तस्वीर में उसने देखा जू मोयू को। थोड़ा पतला लग रहा था पर उसकी अल्फा प्रेजेंस अब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। साथ में खड़ा था यान मिंगजियो, दोनों एक फ्रेम में कैमरास के सेंटर में। शेंदाई का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया पर तुरंत उसने पेज बंद कर दिया। उसे तो ब्रश प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था, ना कि जू मोयू की कवरेज से, तो उसे बाई जिंगवान से बात करना बेटर लगा। चलते हैं थर्सडे पर। दरवाजे पर एक नॉक हुआ। शेंदाई सोफे से जल्दी से उठा और उसने जाकर डोर खोला। सामने थे प्रोफेसर ल्यू। 2 साल हो गए थे बिना मिले, थोड़े हेल्दी हो गए थे, अब बालों में सफेदी भी आ गई थी, पर स्माइल अभी भी वही पुरानी वार्मथ लिए। शेंदाई की अपनी आंखें भी रेड हो गई। उसने ट्रेम्बल होती है वॉइस में कहा, टीचर। बस एक शब्द। दोनों गले मिले जैसे एक बेटा बहुत दिनों बाद घर वापस लौटकर अपने पिता से मिलता है। और उस गले लगने में सारी तन्हाई, सारी थकान कुछ देर के लिए जैसे डिसॉल्व हो गई। प्रोफेसर ल्यू सॉफ्टली स्माइल करते हुए बोले, और हमारा छोटा बाबू कहाँ है? शेंदाई ने हमेशा की तरह सॉफ्ट टोन में कहा, अंदर अभी सो रहा है। दोनों क्वाइटली अंदर गए और क्रिब के पास खड़े हो गए। क्यू का छोटा सा चेहरा जो पीसफुली सो रहा था। प्रोफेसर ने उसका चीक टच किया, स्माइल किया, कुछ बोला नहीं। रूम से निकलकर जब शेंदाई ने डोर क्लोज किया तभी प्रोफेसर ने कहा, ये बच्चा तो और भी ज्यादा प्यारा है रियल लाइफ में, वीडियो से भी ज्यादा। शेंदाई लाइटली हंसते हुए बोला, जब पैदा हुआ था ना तो प्री मैच्योर था, काफी अगली था, काला सा और छोटा सा, अभी थोड़ा सा ग्रो करके क्यूट लग रहा है। प्रोफेसर ल्यू सीरियस टोन में बोले, तुमने बहुत कुछ सहा है। शेंदाई ने बस ब्रश इट ऑफ कैजुअल टोन में कहा, सब ठीक है अब टीचर, सब लोगों के लिए ऐसा ही होता है जब बच्चा होता है।
थोड़ा टायरिंग तो होता ही है ना। प्रोफेसर की आंखें सॉफ्ट हो गईं। उन्होंने जेंटली कहा, पर तुम सब जैसे नहीं हो शेंदाई। शेंदाई 1 सेकंड के लिए स्टिल हो गया, फिर हल्की सी मुस्कान दे दी उसने। और तब प्रोफेसर ने उसे और क्लोजली देखते हुए कहा, अभी थोड़े दिन पहले ही तुमने डिलीवरी की, पर तुम्हारा वजन तो बढ़ा ही नहीं, उल्टा और पतले हो गए हो। शेंदाई ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ कह दिया, हाँ, शायद मैं बस जल्दी रिकवर कर गया। एक सेंटेंस में उसने छुपा लिया वो सब कुछ, सारी तकलीफें, सारी तन्हाई, सब कुछ। पर प्रोफेसर ने कंसर्न से पूछा, और तुम्हारे एंड पर सब ठीक है ना? जिंगवान तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना? शेंदाई ने सर हिलाकर थोड़ा ग्रेटफुल टोन में जवाब दिया, सब कुछ 22 सीनियर की वजह से ही ठीक चल रहा है। ये अपार्टमेंट भी उन्हीं का है, लेकिन रेंट वो लोकल एवरेज का आधा ही ले रहे हैं, और एक स्टूडेंट भी असाइन कर दिया है उन्होंने मेरी मदद के लिए। पर ये सब तो आपकी वजह से हुआ ना टीचर, आपने ही तो हम दोनों को मिलवाया था। प्रोफेसर लियू ने डीप इमोशन से कहा, तुम मेरी फैमिली जैसे हो शेंदाई। वो एक टीचर नहीं, एक गार्जियन की तरह बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, इस साल मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी नहीं, तुम्हारा फ्यूचर भी सोच रहा हूँ। ट्रांसफर, रेजिग्नेशन, फाइल और सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा, ये सब अभी भी पेंडिंग है। इस बार इंस्पेक्शन में अगर प्रेसिडेंट जू से बात करने का चांस मिला ना, तो मैं ये सब समझना चाहूंगा। शेंदाई तुरंत थोड़ा झिझकते हुए लो वॉइस में बोला, प्रोफेसर, शायद आपको ये नहीं करना चाहिए। एक डर था उसकी टोन में, जैसे किसी घाव को फिर से छेड़ने का डर सता रहा हो उसे। पर प्रोफेसर लियू ने उसे रीअश्योर करते हुए विद अपना एक्सपीरियंस समझाया, चिंता मत करो, डायरेक्ट ट्रांसफर उनके थ्रू नहीं जाएगा, और अगर उन्हें पता भी चला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब इंटरफेयर नहीं कर सकते। 1 साल तो बीत चुका है ना, उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि तुमने एक बच्चा पैदा किया। तुम्हारा और उनका अब कोई रिलेशन नहीं है। मैं जैसे कुछ नहीं जानता, ऐसे एक्ट करके तुम्हारा ट्रांसफर बीजिंग से लैंचिंग करवा दूंगा, और इस तरह तुम ऑफिशियली जिंगवान के प्रोजेक्ट में सपोर्ट भी कर पाओगे। शेंदाई ने सोचा, शायद प्रोफेसर सही ही कह रहे हैं। जू मोयो के नजरिए से देखा जाए तो वो सिर्फ एक ओल्ड अफेयर था। वो मार्क जो हटा दिया गया था, वो प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट कर दी गई थी, और फिर एक इंसान जो बिना कुछ कहे गायब हो गया था। जू मोयो के लिए शायद अब वो एक पुरानी क्लोज्ड फाइल के अलावा कुछ नहीं था, और अब वो एक ऐसी फाइल बन चुका है जिसका एग्जिस्टेंस भी वो शायद भूल चुका होगा। उसके लिए एक और दिक्कत कम हो गई। आज रात शेंदाई ने अपने प्रोफेसर के लिए एक फुल डिनर स्प्रेड बनाया था, उसके खुद के हाथ से बनाया हुए खास डिशेस। खाते वक्त दोनों सिर्फ बातें करते रहे। शेंदाई ने पूरी कोशिश की कि वो अपनी मुश्किलें न छेड़े। क्या फायदा था उन तकलीफों को बार बार दोहराने का? सिर्फ उसके टीचर को और चिंता ही होती, और वो ये नहीं चाहता था। इसीलिए उसने बात घुमा दी, अपनी थीसिस के बारे में पूछा, रिसर्च डिस्कस की, और प्रोफेसर का पूरा ज्ञान सोख कर लिया, जिससे वो फिर से उनका स्टूडेंट हो। डिनर के बाद शेंदाई ने क्यू उठाया। प्रोफेसर लियू ने तुरंत चेंगजी माई को वीडियो कॉल किया, और तीनों ने मिलके बेबी के साथ थोड़ा वक्त बिताया। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त वापस पुरानी यादों में चला गया हो। कुछ देर बाद प्रोफेसर लियू चले गए। शेंदाई ने क्यू को बेड पे सुला दिया और खुद डिशेस साफ करने लगा। और जैसे ही सब कुछ साफ हुआ, तभी डिंग डोंग डोर बेल बजी। शेंदाई ने सोचा शायद टीचर कुछ भूल गए होंगे। उसने हाथ रिंस किए, गेट तक गया, और जैसे ही दरवाजा खोला, टाइम लिटरली फ्रोज। दरवाजे के उस पार वही चेहरा था, वही जिसकी एक झलक शेंदाई ने न्यूज में देखी थी। स्टारशिप कॉरपोरेशन का हायर जू मोयो। वो थोड़ा पतला हो गया था, उसकी आंखों के नीचे ब्लू ग्रे डार्क सर्कल्स थे, और उसकी जो स्टेरी चमकती हुई आंखें थीं, अब उनमें एक उदासी, एक ग्लूमीनेस घुल गई थी। फिर भी उसकी प्रेजेंस इतनी रिफाइंड थी कि ये छोटी सी कमर्शियल अपार्टमेंट का कॉरिडोर उसके लिए बिल्कुल बेमायने लग रहा था।
जैसे वो इंसान यहाँ बिलोंग ही नहीं करता। शंदाई बस खड़ा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा सूनापन भर गया। उसने सोचा था अगर कभी ज़ू मोयू से मिला तो वो क्या कहेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। पर अब जब वो सामने था तो कहने को कुछ भी नहीं था। ज़ू मोयू भी उसे देख रहा था। शंदाई के बाल अब थोड़े लंबे हो गए थे, थोड़ा मैसी, जिसे काफी वक्त से कट नहीं हुए। उसका चेहरा और ज्यादा सफेद लग रहा था। आंखों में जिंदगी की जगह एक परमानेंट हेज थी। पहले वो पतला और काम लगता था, एक अपराइट बैम्बू की तरह, फ्लेक्सिबल बट स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब उसके अंदर एक बिखरापन था, जैसे कोई बस छोटी सी चोट लग जाए और वो बिखर जाएगा। ज़ू मोयू फ्यूरियस था। उसके अंदर का गुस्सा जो 1 साल से दबा हुआ था अब जोर से उभर रहा था, जिसे सोच रहा हो तुम मुझे छोड़ के गए सिर्फ इसीलिए, ऐसे रहने के लिए। पर फिर भी उसके चेहरे पर एक भी इमोशन नहीं था। सिर्फ उसने एक कोल्ड सा सवाल पूछा, अंदर बुलाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? शंदाई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर, गिल्ट, गुस्सा, एंजाइटी, वो सब फीलिंग्स जो ज़ू मोयू के साथ जुड़ी थी वापस एक एक करके दिमाग में धूम मचा रही थी। उसने डोर फ्रेम को कस के पकड़ लिया, जैसे वो ही उसका अब लास्ट डिफेंस हो। जाउदाई स्कूल में थी और सिर्फ क्यू और मैं यहाँ है। मैं कैसे ज़ू मोयू को अंदर आने दूं? पर ज़ू मोयू किसी इनविटेशन का इंतजार थोड़ी करता है। वो बस अंदर आ गया और जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसका टॉल ब्रॉड फ्रेम शंदाई के ऊपर एक शैडो की तरह छाने लगा। शंदाई पीछे हटता गया, तब तक जब तक उसके पीछे की दीवार ने उसका रास्ता रोक नहीं दिया। ज़ू मोयू ने पूरा रूम स्कैन किया, बोला, ये अपार्टमेंट कंपनी के वेलफेयर हाउसिंग में आता है ना? क्या ये भी प्रोफेसर लियू ने अरेंज किया था तुम्हारे लिए? शंदाई ने बस ना कहकर मना कर दिया, पर ज़ू मोयू का ध्यान एक और चीज पे चला गया। शूज, कपड़े, कुछ चीजें क्लियरली एक वुमन की थी, बट ओमेगास रेयरली आपस में डेट करते थे, तो ये किसी हेल्पर की चीजें लग रही थीं। शंदाई ने भी क्लैरिफाई करते हुए कहा, हेल्पर की ही हैं, पर अंदर से उसका पूरा सिस्टम अलर्ट मोड में चला गया था। क्यों बेडरूम में अकेला था। प्लीज प्लीज वो सो रहा हो। उसने पूछा, प्रेसिडेंट ज़ू, आपको कुछ काम था मुझसे? ज़ू मोयू ने शार्पली टर्न लिया। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ रेस चमक रहा था। 1 साल की थकान, 1 साल का रिसेंटमेंट। उसके लिए ये एक और चोट थी कि शंदाई उसे इतना दूरी बनाकर बात कर रहा था। 1 साल तक तो वो बीजिंग में अपनी कंपनी के बोझ, शेयर होल्डर्स के प्रेशर और अपनी एंगेजमेंट के तमाशे में उलझा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमेशा गुस्सा था। कैसे हिम्मत हुई शंदाई की, मुझे बिना कुछ कहे वो मुझे छोड़कर चला गया। और अब 1 महीने से उसने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और अब वो लैंचिंग आया था, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि शंदाई के लिए भी। ज़ू मोयू ने ऑलमोस्ट स्नैप करते हुए कहा, तुमने ट्रांसफर की बात की थी, पर तुम तो सिक लीव पे थे और बिना कुछ कहे चले गए। बीजिंग जैसी सिटी की सैलरी और बेनिफिट्स छोड़ के यहाँ क्या मिल गया तुम्हें? शंदाई का सांस अटक गया। उसने विस्पर में कहा, तो क्या मुझे ट्रांसफर मिल सकता है? और ज़ू मोयू ने बिना सोचे तुरंत काटा, नहीं। वो एकदम से उसके पास आया। शंदाई वॉल के अगेंस्ट दब गया। ज़ू मोयू उसके ऊपर ऊपर टॉवर कर रहा था। उसकी आंखों में वही अथॉरिटिव अल्फा गेज थी और उसने हर शब्द ठोक के कहा, कम बैक विथ मी। एक कमांड, एक हुक्म, एक आदेश जिसमें ना कहने की तो जगह ही नहीं थी और ना क्यों पूछने की इजाजत। बहुत वक्त हो गया था। शंदाई ने कब का अल्फा सप्रेशन का डर भुला दिया था, पर अब ये वही अल्फा था जिसके फेरामॉन्स उसकी स्पाइन तक जम चुके थे कभी। उसका सर इतना हैवी लग रहा था कि वो ऊपर देख भी नहीं पाया। बस हल्की से आवाज में बोला, अगर ट्रांसफर नहीं हो सकता तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ज़ू मोयू ने एक हाथ वॉल पे रखा और थोड़ा झुककर उसे ऑलमोस्ट ट्रैप करते हुए कहा, फिर से कहो तुमने अभी क्या कहा? उसका वॉइस कोल्ड था,
लेकिन हर लफ्ज में वार्निंग छुपी थी। शेंदाई की सांसें फिर से हिलने लगी, पर अगले ही पल जू मोयो ने उसके बालों को धीरे से स्ट्रोक किया। वॉइस अब सॉफ्ट हो गया। बोला, अदाई, बस मेरे साथ वापस चलो, सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं आज भी वही हूँ जिसने तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने का प्रॉमिस किया था। पर शेंदाई अब वो पुराना अदाई नहीं रहा। वो अब तक जू मोयो के इस झूठी सॉफ्टनेस से बहुत दर्द उठा चुका था और उसके रिएक्ट करने से पहले ही अंदर रूम से क्यू क्यू का रोना सुनाई दिया। जू मोयो ने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बेडरूम की तरफ देखा। शेंदाई ने खुद को पिंच किया। सोचा, डरना नहीं, फेस इट। जू मोयो ने बेडरूम के डोर को धक्का दिया और उस क्रिब के पास गया जहां एक छोटा सा अडोरेबल अल्फा बेबी उसे क्यूरियस आंखों से देख रहा था। रूम में एक फेमिलियर फेरामोन सेंट था, एपीफिलियम का, पर साथ ही एक और अल्फा की इंटेंस प्रेजेंस उसे महसूस हुई और वो सेंट बच्चे पर भी लगा हुआ था। और बस वही पल था कि जू मोयो की आंखों में एक जानवर जैसी पागलपन की चमक फूट पड़ी। उसके दिल में एकदम से जलन उठी। उसके लिए ये शौक और गुस्सा एक साथ था। आंखों के कोने लाल हो गए और उसका चेहरा एक शिकारी शेर की तरह बन गया। उसके इमोशंस जो उसने 1 साल तक दबा के रखे थे, एक पल में फट पड़े। उसका सीना तेज दर्द करने लगा, जैसे एक जख्मी दरिंदा खुद को बचा रहा हो। और फिर क्रैश! उसने शेंदाई को उसके कॉलर से उठा के वार्डरोब के अगेंस्ट ठोक दिया। क्यू तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। जू मोयो ऑलमोस्ट ग्राउल करते हुए बोला, इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया तुमने और बच्चा भी पैदा कर दिया। उसके शब्दों में पॉइजन था, उसके एक्सप्रेशन में प्योर बिट्रेयल। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी साउल छील गई हो। शेंदाई अब बैरली ब्रीथ कर पा रहा था, पर उसका दर्द सिर्फ खुद के लिए नहीं था। टॉप अल्फा के फेरामोन्स का प्रेशर उसके लिए तो मैनेजेबल था, लेकिन क्यू उसकी आंखों में सिर्फ क्यू था। वो बोला, डोंट डू दिस। शेंदाई ने ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए कहा, बेबी ये प्रेशर नहीं झेल पाएगा, प्लीज। जू मोयो के अल्फा फेरामोन्स का वेट क्यू को तोड़ देगा। ये सोच ही उसके लिए मौत के बराबर थी। जू मोयो ने कुछ नहीं सुना। उसने सीधा शेंदाई का गला पकड़ा और फेरामोन्स पैच खींच कर निकाल दिया। बस कंफर्म करना था, क्या उसके मार्क के ऊपर किसी और ने क्लेम तो नहीं किया। पर उस ग्लैंड पर उसके वही पुराने टीथ मार्क्स अब एक भयानक वाइट स्कार बन चुके थे। शेंदाई को लगा जैसे किसी ने उसके जिंदा दर्द को फिर से छेड़ दिया हो। शेंदाई ने दांत भींचकर चिल्लाया, लेट गो ऑफ मी। पर जू मोयो ने वो लेट गो सुना ही नहीं। उसका नी अब शेंदाई के थाइस के बीच था और वो उस ग्लैंड को डीप इनहेल कर रहा था, सोचते हुए, नहीं, मार्क तो नहीं है, किसी और अल्फा ने बाइट नहीं किया। और ये कंफर्मेशन जैसे उसके पॉजिटिवनेस को और फ्यूल दे रहा था। वो ग्राइंड कर रहा था अपने कनाइन टीथ लाइक अ बीस्ट, रेडी टू रिक्लेम। शेंदाई ने ब्रेक फ्री होने की पूरी कोशिश की, पर हर अटेम्प्ट के बाद उसका बॉडी और भी ज्यादा वीक पड़ गया। और जब क्यू का रोना और लाउड हो गया तो उसका बस एक ही फेयर था, बेबी का स्ट्रेस लेवल। वो अल्फा फेरामोन्स का प्रेशर झेल नहीं पाएगा। शेंदाई ने ऑलमोस्ट फिर से रोते हुए प्लीड करते हुए कहा, प्रेसिडेंट जू, प्लीज। जू मोयो ने एक कोल्ड ग्लांस डाला रोते हुए क्यू की तरफ और फिर शेंदाई को बेडरूम के बाहर खींच ले गया और दरवाजा इतनी जोर से पटक कर बंद किया कि पूरा घर हिल गया। शेंदाई फिर स्ट्रगल करने लगा, पर जू मोयो ने उसे सोफे पर फेंक दिया। उसकी आंखों में कुछ था, नफरत, डर, डेस्परेशन। और जब शेंदाई ने घूर कर उसे देखा जिसमें एक ही चीज थी, नफरत, वो ग्लेयर सीधा जू मोयो के दिल तक चला गया। वो जम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसका ओमेगा उसे इस तरह देखेगा। जू मोयो ने उस लुक से स्टन होकर थोड़ा वक्त लिया, स्लोली बैठ गया शेंदाई के पास। उसका हेड झुका हुआ था और हैंड्स टाइटली इंटरलॉक्ड, जैसे वो अपने आप से लड़ रहा हो।
क्योंकि का रोना अब भी थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था, पर दोनों ग्रोन अप्स अब स्टोन बन गए थे। शेंदाई बस एक पल चाहता था, बस एक पल की परमिशन अपने बेटे के पास जाने की, पर उसने हिलना भी सेफ नहीं समझा। जू मोयो ने अपनी ब्लड आईज से उसे देखते हुए पूछा, वो सेंट मैं पहले भी स्मेल कर चुका हूँ, बाई सिंगवान का है ना, है ना? और उसके बाद और फिर उसने वो सवाल पूछा जो कभी उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एक हल्की सी होप के साथ, बच्चा उसका है या मेरा? 1 साल पहले जू मोयू ने खुद ही कहा था कि उस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। डॉक्टर ने भी बोला था कि मार्क हटा दिया तो बच्चे का सर्वाइवल 0, लेकिन टाइमिंग मैच हो रहा था। शायद ये बच्चा उसका हो सकता है। पर शेंदाई ने बिना किसी हेसिटेशन उसके सारे होप्स को तोड़ते हुए कहा, इट्स नॉट योर्स। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, कोई पॉज नहीं, बस सर्टिनिटी। क्यों सिर्फ उसका था। जू मोयो के दिल का एक और टुकड़ा जैसे उस वक्त निकल गया। उसने घूर के देखा शेंदाई को। उस आईज में कुछ था, वो जिसे ऑब्सेशन समझा था, शायद कभी प्यार था भी। जू मोयो बोला, तुम दोनों प्रोफेसर ल्यूए के स्टूडेंट्स थे, कॉलेज से ही साथ में थे। शायद तुम तब से उसी के पास भागने वाले थे। जब तुम मेरे साथ थे तब भी तुम्हारा दिल उसी के साथ था ना, इसीलिए तुम ट्रांसफर चाहते थे और मैं समझ रहा कि तुम मेरे साथ थे। शेंदाई ने लो बट शार्प वॉइस में कहा, प्रेसिडेंट जू, मैंने आपकी हर डिमांड पूरी की है, और क्या चाहिए आपको? जू मोयो ने एक सिनिस्टर सी स्माइल करते हुए कहा, क्या चाहिए मुझे? तुम समझते क्या हो? मैं किसी और के छुए हुए ओमेगा में इंटरेस्टेड हूँ। जू मोयो ने अपना जहर उगल दिया था। वो पतला डोर जोरदार तरीके से बंद करके चला गया। शेंदाई के पास वक्त नहीं था कि वो अपने दिल के छींटे संभाले। वो सीधा बेडरूम की तरफ भागा, क्यू की तरफ, और वहां उसका छोटा सा बच्चा रोते रोते हिकअप्स ले रहा था। चेहरा पूरा टीयर स्टेन्ड, नोज रनी, बिल्कुल टूटा हुआ सा दिख रहा था। शेंदाई ने उसके गर्दन को संभालते हुए उसे प्यार से अपनी बाहों में उठाया, उसे सॉफ्टली सूद करते हुए बोला, बस बेटा, डैडी यही है, डरना मत क्यू, डरना मत। अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज करके वो क्यू को काम करने लगा, और धीरे धीरे वो हैवी क्राइज सिर्फ हल्की सी विम्पर में बदलने लगे। उसकी छोटी बॉडी अब भी थोड़ी ट्विच कर रही थी, चीक्स लाल हो गए थे और आईलैशेस पे छोटी छोटी पानी की बूंदें चिपकी थी। शेंदाई ने क्यू का चेहरा साफ किया, कपड़ों पे लगी स्नॉट और टीयर्स भी वाइप करने लगा, पर जितना साफ करता उतनी उसकी खुद की आंखों में टीयर्स भर जाते। Why now? उसने आंखें जोर से खोली, अपने टीयर्स छुपाते हुए जल्दी से पूछा, अपने आप को समझाया, ये सब कुछ भी नहीं है। वो दर्द जब उसने बिना एनेस्थीसिया के उसने मार्क रिमूव करवाया था, वो 2 महीने जब प्रेगनेंसी में जो खाया सब उल्टी में निकाल दिया, वो अकेलापन जब प्रीनेटल चेकअप्स में वो खुद जाता था, और वो 100 रातें जब क्यू के पैदा होने के बाद एक भी रात वो पूरी नींद नहीं ले पाया। ये सब उसने लिया था उस छोटी सी जान के लिए, और अगर मैं ये सब से झेल गया तो एक जू मोयू के कुछ शब्द मुझे नहीं तोड़ सकते। उस रात शेंदाई ने ऑलमोस्ट पूरी रात जाग कर निकाली। क्यू का मूड भी बिल्कुल अनस्टेबल था, रोता था, भूख लगती थी, दूध चाहिए होता था, फिर सो जाता, फिर 2 घंटे बाद फिर से उठ के रोता। ये पूरा साइकिल रिपीट होता रहा पूरी रात। दोपहर तक शेंदाई का बॉडी और माइंड बिल्कुल ड्रेन हो चुके थे, बस कुछ नैप ही ले पाया था इधर उधर। और फिर आई जाओ दाई। उसकी ऐसी हालत देखकर वो शॉक्ड होते हुए बोली, शेन टीचर, आपकी आंखें तो बिल्कुल पफी हो गई हैं, सब ठीक है ना? क्यू ने फिर से पूरी रात जगाया क्या? शेंदाई बस मुस्कुराने की कोशिश करते हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोला, फूड ऑर्डर कर दिया है, तुम लंच करके क्यू को देख लेना प्लीज, मैं बस थोड़ा सा सो जाऊं। ऑल राइट, जल्दी खाना फिनिश करो, फिर सीधा जाके रेस्ट करो, जाओ दाई ने जेंटल रिमाइंडर दिया। पर शेंदाई का मन कहीं और ही भटक रहा था। वैसे तो बहुत भूख लगी थी, पर उस ऑयली स्पाइसी टेक अवे फूड को देखकर
वो बस 2-3 बाइट्स में ही रुक गया। जाओ दाई ने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे सेंट टीचर, आपने बाई टीचर के फेरामोन एसेंशियल ऑयल को यूज किया था ना? क्या वो क्यू को सूट नहीं कर रहा अब? शेंदाई ने थोड़ा सा थके हुए अंदाज में जवाब दिया, किया था, लेकिन कभी कभी वो भी काम नहीं करता। पर दिल के अंदर ही अंदर उसने सोचा कि मैं उसे कैसे बताऊं कि क्यू उसी से डर गया था, उसके अपने ही बायोलॉजिकल फादर से। अल्फा के फेरामोन्स जो एक चाइल्ड को सेफ्टी और कामनेस देने के लिए होने चाहिए, वहीं क्यू के लिए आज फियर का रीजन बन गए थे। जाओ दाई ने थोड़ी चिंता करते हुए सीरियस टोन में पूछा, तो अगर फ्यूचर में बाई टीचर का फेरामोन भी काम करना बंद कर दे तो क्यू का क्या होगा? शेंदाई ने दिल ही दिल में ये सवाल बहुत बार पूछा था, लेकिन जवाब उसके पास कोई था ही नहीं। एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी सा हो गया, तो जाओ दाई ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, बाय द वे शेन टीचर, पता है आज मुझे एकदम गुस्सा आ गया। शेंदाई ने सरप्राइज होके पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? जाओ दाई ने एक्साइटमेंट से बताया, सुबह हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज इंटरनल मीटिंग थी। मुझे काफी एक्साइटमेंट थी क्योंकि मेरी सीट बिल्कुल क्राउन प्रिंस के पास थी, और जैसे ही क्राउन प्रिंस का नाम आया, शेंदाई का हाथ फ्रीज हो गया। बस जाओ दाई अपने ही में मगन थी। आगे बोली, OMG, बंदा रियल लाइफ में और भी ज्यादा हैंडसम लगता है, टॉल, डिग्निफाइड, और तो बस टॉप अल्फा वाला। शेंदाई का दिल हल्का सा टाइटन हुआ। जाओ दाई अब थोड़ी सी सीरियस हो गई थी। बोली, लेकिन आज कुछ अलग था। मुझे लगा वो जानबूझकर टीचर बाई पर टारगेट कर रहे थे। 2 दिन पहले ही तो सेमिनार में क्राउन प्रिंस ने प्रोफेसर बाई और हमारे इंस्टीट्यूट की तारीफों के पुल बांध दिए थे। मीडिया के सामने, यान मिंगजियो के सामने, हर एक लाइन में बस कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स। पर आज जब सिर्फ इंटरनल लोग थे तो उन्होंने काफी शार्प कमेंट्स किए। शेंदाई चुप रहा, सिर्फ सुनता रहा। जाओ दाई ने बढ़ती डिसबिलीफ के साथ कहा, प्रोफेसर लियू ने जब बाई टीचर के लिए स्पीकअप किया तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट उन्हें एम्बैरेस ही कर दिया। मतलब क्या वो अपनी पावर शोर ऑफ कर रहा था? शेंदाई ने धीरे से अपना बाउल और चॉपस्टिक्स टेबल पर रख दिए। उसका एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड जैसा। दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ज़ुमोयू, तुमने सच में अपने पर्सनल वॉर को प्रोफेशनल बैटलफील्ड बना दिया? एक ऐसा आदमी जो अपने करियर इमेज को सबसे ऊपर रखता था, उसका ऐसा मूव? शेंदाई ऑलमोस्ट उस पर बिलीव कर ही नहीं कर पा रहा था। बाई जिंगवान जैसा शाइनिंग स्टार, प्रोफेसर लियू जैसे रिस्पेक्टेड एकेडमिशियन, और ज़ुमोयू ने उन्हें सबके सामने अंडरमाइन किया। जाओ दाई ने बस एक साय लिया। बोली, बॉस का दिमाग समझना ना सच में मुश्किल है। बाई टीचर अभी काफी टफ टाइम में है। शेंदाई को अब समझ आया, ज़ुमोयू का गुस्सा सिर्फ सरफेस लेवल नहीं था। वो अकेला नहीं, प्रोफेसर लियू और बाई सीनियर भी उसके गुस्से का शिकार बन चुके थे, और इस बार सबकी वजह वो खुद था। और अब सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि सूनर और लेटर ज़ुमोयू जरूर क्यू के पास में सवाल उठाएगा। टाइमलाइन उतनी अनबिलीवेबल थी कि अगर वो थोड़ा सा भी इन्वेस्टिगेट करता तो सच बाहर आ ही जाता। क्या होगा जब ज़ुमोयू को पता चलेगा कि क्यू उसका ही बेटा है? शेंदाई की हिम्मत ही नहीं थी इमेजिन करने की। बस एक ही ऑप्शन था, जितना हो सके ज़ुमोयू से दूर रहना, अपने बच्चे को उस इंसान से बचा के रखना। शाम के वक्त शेंदाई का फोन बजा। प्रोफेसर लियू कॉल कर रहे थे, और पहले ही उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि ये कॉल मॉर्निंग मीटिंग से रिलेटेड होगा। कॉल कनेक्ट होते ही प्रोफेसर लियू ने झिझकते हुए पूछा, अदाई, क्या प्रेसिडेंट ज़ू को पता है कि तुम यहाँ हो? सोचा सिर्फ पता ही नहीं, कल रात तो वो आपके पीछे पीछे मेरे घर तक आ गया था। पर प्रोफेसर को अभी बताने का कोई मतलब नहीं था। उन्हें गिल्टी फील करवाना उसका कोई फायदा नहीं होता ना। तो उसने कामली पूछा, प्रोफेसर, आपको ऐसा क्यों लगा? प्रोफेसर ने बताया, सुबह की इंटरनल मीटिंग में वो बार बार जियांगवान के काम में फ्लॉज निकाल रहा था। काफी अनकंफर्टेबल हो गया था माहौल। शाम को मुझे डिनर पे बुलाया, बोला कैचअप करना है, और बातें करते वक्त तुम्हारे बारे में बात छेड़ दी। शेंदाई तुरंत टेंस हो गया। उसने पूछा, उन्होंने क्या कहा?
प्रोफेसर ने साय करते हुए कहा। कुछ डायरेक्ट तो नहीं बोला, बस यही कि तुम्हारी पोजीशन अब भी जरूरी है या नहीं, वो क्लियरली मुझे प्रोब कर रहा था। शेंदाई बेचारा गिल्ट रिडन होते हुए बोला, सॉरी प्रोफेसर, मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। प्रोफेसर लियू ने जेंटली लेकिन सीरियस होकर जवाब दिया, टेंशन मत लो, चाहे उसे पता भी चल जाए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, पर तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है और ऐसे बड़े घरों में वो एक टिकिंग टाइम बम बन जाता है। पावर, रेपुटेशन, इनहेरिटेंस सब कुछ दांव पे लग जाता है। शेंदाई ने बस एक ही लाइन में बोला, मैं समझ गया। शेंदाई को उस रात फिर नींद नहीं आई। लैंचिंग इंस्टीट्यूट में रहना एक टाइम पे बेस्ट ऑप्शन लगता था, पर जू मोयू के अचानक वापस आने से वो रास्ता उसके लिए बंद होता हुआ दिख रहा था। एक तरफ क्यू के लिए उसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए थी, दूसरी तरफ दादी के लिए चिंता थी। शायद बीजिंग वापस जाना ही अब उसके लिए बेटर होगा। मंडे को स्टारशिप कॉर्पोरेशन और लॉन्गे हेवी इंडस्ट्रीज के डील के साइन होने के बाद स्टाफ को माइनिंग साइट पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए ले जाया गया। वहां से बाई जिंगवान ने साइट से कुछ फोटोज भेजे। वो प्राउड था, होपफुल था और इस प्रोजेक्ट को अपना बिगेस्ट माइलस्टोन मान रहा था। पर उन फोटोज में जू मोयू भी था। शेंदाई ने उन इमेजेस को इग्नोर करते हुए दिल से बाई जिंगवान को कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। अचानक बाई जिंगवान का वॉइस कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ सिर्फ साइलेंस थी। फिर बाई जिंगवान ने टायर्ड वॉइस में कहा, सुबह से 5-6 बजे से जाग रहा हूँ, फाइनली मीटिंग अब खत्म हुई, मैं अभी लाउंज में हूँ। शेंदाई थोड़ा हंसी के साथ बोला, तब तो आप बिल्कुल थक गए होंगे ना सीनियर। वैसे लगता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही आप और ज्यादा बिजी हो जाएंगे। बाई जिंगवान ने एक बड़ी सी यौन लेते हुए कहा, बिजी होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन बेकार मीटिंग्स का, हर वक्त होस्ट करना पड़ता है, तुम दोनों से मिलना तक नहीं हो पाया। क्यों कैसा है, अब भी रात को उठ के रोता है क्या? शेंदाई ने बड़ी ग्रेटफुल टोन में जवाब दिया, बहुत बेटर है, अब तुम्हारे फेरामोन एसेंशियल ऑयल काफी काम आ रहे हैं। बाई जिंगवान की आवाज हल्का सा रिलैक्स हो गई। वो बोला, गुड, अच्छा लगा सुन के। वैसे माइन सिटी से थोड़ा दूर है तो आज रात यहीं रुक रहे हैं। जाओदाई का फोन ना डेड हो गया, उसने बोला था कि मैं तुम्हें बता दूं। शेंदाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके कोई बात नहीं, जब वापस आओगे तब एक छोटी सी सेलिब्रेशन जरूर होगी। सीनियर, कॉन्ग्रेट्स अगेन। बाई जिंगवान ने फॉन्डली जवाब दिया, थैंक्स, मुझे लगता है तुम्हें भी इस प्रोजेक्ट में होना चाहिए। टीचर से बात हुई है, थिंग सेटल हो जाए ना तो तुम्हारा ट्रांसफर सॉर्ट करते हैं। शेंदाई 2 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, देखते हैं जब सब सेटल हो जाएगा। जाओदाई आज नहीं लौट रही थी और क्यू भी अनयूजुअली काम था। शाम के 9 बजे ही सो गया था, तो शेंदाई ने सोचा, रेयर मोमेंट है ये, रिज्यूम अपडेट करने का परफेक्ट टाइम। रात के 11 बज गए। कंप्यूटर बंद किया, फ्रेश होकर बेड पे जाने ही वाला था कि टिंग टोंग, जोर से डोरबेल बजी। डोरबेल ने उसका हार्ट बीट डबल कर दिया। इतनी रात को कौन आ सकता है? वो बेड से नीचे उतर आया, बेडरूम के दरवाजे के पास जाके नर्वसली इधर उधर पेस करने लगा। दरवाजा खोलने का मन नहीं था, लेकिन अगर डोरबेल चलती रही तो क्यों उठ जाएगा और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। पर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसके अंदर। उसने पीप होल से देखने की हिम्मत की और जो देखा वो जू मोयू था। डिम हॉलवे की लाइट्स में एक डिस्टॉर्टेड सिल्यूट पीप होल से दिख रही थी। एक टॉल मैन ब्लैक ओवरकोट में ठंडी हवा साथ लेके आया था और उस वक्त शेंदाई ने सिर्फ एक चीज सोची, ये दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। दोनों एक दूसरे के सामने, लेकिन एक दरवाजे के पार, बिना कुछ कहे लेकिन सब कुछ समझते हुए। एक वक्त तक तो सिर्फ डोरबेल ही गूंज रही थी, फिर साइलेंस। लंबे वक्त के बाद जू मोयू की आवाज ने साइलेंस तोड़ते हुए कहा, दरवाजा खोलो, मैं नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। शेंदाई ने गहरी सांस ली। दिल अंदर से कांप रहा था, लेकिन आवाज में काम बनने की कोशिश की और बोला,
प्रॉमिस करो, तुम मेरे बच्चे को डराओगे नहीं। जू मोयू ने अपनी फिस्ट टाइट की और ग्रिटेड वॉइस में बोला, नहीं डराऊंगा, मुझे सिर्फ बात करनी है। दरवाजा खुला और जू मोयू बिना इनवाइट के अंदर आ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले। सफर की थकान उसके कपड़ों पे लिखी थी और साथ ही लाया था एक अर्ली स्प्रिंग नाइट की ठंडी हवा जो स्लीव्स में छुपी हुई थी। उस चिल ने शेंदाई को सीधा अंदर तक कांपने पे मजबूर कर दिया। शेंदाई साइड में खड़ा रहा, अलर्ट। उसकी आंखें जू मोयू के हर मूव पे टिकी हुई थी। जू मोयू ने अपना ओवरकोट उठा के सोफे पे फेंक दिया और बैठ गया जैसे ये उसी का घर हो। फिर जू मोयू ने उसे सिग्नल दिया, बैठो। शेंदाई थोड़ा थोड़ा कांपता हुआ स्लोली आर्म चेयर तक गया और बैठ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई जंगल में एक शिकार बनने वाला हो। जू मोयू ने एक डॉक्यूमेंट फोल्डर कॉफी टेबल पर रखा। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल, लेकिन उसकी आंखें पिच ब्लैक, जिससे अंधेरी गहराई। उसका हल्का सा झुकना भी शेंदाई को एक प्रेडेटर की तरह फील करवा रहा था। उसने आंखों से ही इंडिकेट किया कि देखो इसमें क्या है। शेंदाई ने फाइल उठाई और तभी उसकी आंखों के सामने एक नाम फ्लैश हुआ, शेन युए, वही नाम जो क्यूक्यू के लीगल डॉक्यूमेंट्स में था। जू मोयू ने एक लो लेकिन शार्प टोन में कहा, मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक की है, वो मेरा बेटा है, और अगर तुम नहीं मानोगे तो डीएनए टेस्ट करवा लेंगे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक निगोशिएशन का प्रेशर था, एक ऐसी पावर जो किसी लोडेड क्रॉस ब्रो ऐसी थी। जू मोयू शेंदाई की तरफ आगे लीन हुआ। उसे इंटेंस नजरों से गेज करता हुआ वो बोला, मुझे बहुत सारे जवाब चाहिए तुमसे। शेंदाई बस एक हाथ दूर बैठा था जू मोयू से, लेकिन उनके बीच अब एक पूरा जमाना था। वो इंसान जिसे कभी उसने इतना प्यार किया था, जिसे उसने अपने अंधेरे में एक रोशनी की तरह देखा था, आज उसी रोशनी ने उसे जला दिया था। क्या सच में जिसने मुझे बचाया उसी ने मुझे गिराया भी? पर अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बार शेंदाई खुद चढ़ के आया था उस क्लिफ से और अब उसे किसी का हाथ नहीं चाहिए था। शेंदाई ने बड़ी काम और कोल्ड टोन में कहा, अब तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए? जू मोयू थोड़ा चौंक गया। जितनी बातें उसके दिल में थी एक पल के लिए सब ब्लैंक हो गई। जब गुस्सा चला गया तब पता चला बहुत कुछ तो वैसे ही मैच कर रहा था। बर्थ रिकॉर्ड 36 वीक्स प्री मैच्योर, और वो सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता था। वो पल जहां जू मोयू को पता चला कि क्यों उसका बेटा है, उस खुशी का वेट हर फियर से बड़ा था। लेकिन घर में बाई जिंगवान के फेरामोन्स की स्मेल भी सच थी, लेकिन फेरामोन्स के वो सिग्नल्स, वो महका हुआ बाई जिंगवान का घर, बच्चा उसका था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि शेंदाई ने उसे धोखा नहीं दिया। अब जब राज खुल गया, शेंदाई में कुछ भी छुपाने का डर नहीं था। जू मोयू ने उसे शार्प गेज से देखते हुए कहा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। शेंदाई ने लाइफलेस बट फर्म टोन में जवाब दिया, मैं शेंग्युए का गार्जियन हूँ। मैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए कंसर्न नहीं दूंगा। जबरदस्ती करा भी लिया तो लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। मेरा बच्चा तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता। जू मोयू के चेहरे पर गुस्सा और डिसबिलीफ का मिक्स था। वो कोल्ड टोन में बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुमने इतनी प्लानिंग के साथ एक बच्चे को रखा, क्या चाहिए तुम्हें? शेंदाई की आंखों में डेड काम, लिप्स पे एक फेंट स्माइल लेके वो बोला, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जू मोयू एक मॉकिंग स्माइल देते हुए बोला, बहुत देखे हैं मैंने ये ड्रामा, पहले छोटी चीज छोड़ो फिर बड़ी मांगो। ये इलेजिटिमेट चाइल्ड सिर्फ एक कार्ड है, अभी भी वक्त है। क्विट कर जाओ, तुम पहले ही लिमिट क्रॉस कर रहे हो। शेंदाई भी मुस्कुरा दिया, एक बिटर स्माइल, लेकिन उसकी स्माइल में थकान थी और निराशा भी। जब उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा के जू मोयू के हैलोज को तोड़ने की कोशिश की थी, तब उसे दिखा एक इंसान नहीं, एक मशीन थी। जिस दुनिया में जू मोयू रहता था वहां हर जज्बा एक ट्रांजैक्शन था और हर इंसान एक इन्वेस्टमेंट या लायबिलिटी।
शेंदाई ने और लो और आइस कोल्ड टोन में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बच्चा कभी भी तुमसे कुछ नहीं लेगा, ना पैसा ना नाम। तुम्हारे पास लीगल टीम है। तुम जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारे फ्यूचर लीगल हायर्स के लिए कोई डेंजर नहीं है, तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? जू मोयो की आंखों की प्यूपिल्स टाइट हो गई थीं। वो शेंदाई के चेहरे को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना गिल्ट ना डेस्परेशन, बस एक ठंडा सीधा डिसीजन जिसमें पलटने की कोई जगह ही नहीं थी। ज़ुमोयू अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। एक ओमेगा जिसने उसके बच्चे को जन्म दिया, वो कैसे कह सकता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए? उसे लगा था कि अब शेंदाई उससे पैसों की डिमांड करेगा। एक लंबी स्ट्रिंग ऑफ जीरोज वो दे देगा बिना झिझक, कंपनसेशन समझ के मार्क रिमूव करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, और फिर वो शेन्युए और शेंदाई को अपने साथ ले जाएगा। उसका बेटा, उसका वारिस, चाहे उस बच्चे पे किसी और अल्फा के फेरामोन्स का असर क्यों ना आ चुका हो, फिर भी वो दोनों उसके ही होते। शेंदाई ने क्लॉक चेक करते हुए कामली कहा, प्रेसिडेंट जू, काफी देर हो चुकी है, आप। शेंदाई, जू मोयो ने गुस्से में इंटरप्ट करते हुए कहा, एक्टिंग बंद करो। शेंदाई ने कामली रिजाइन करते हुए कहा, तो बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? मैं एनडीए साइन कर दूंगा। अगर मैंने तुम्हारी रेपुटेशन या एसेट्स को कोई नुकसान पहुंचाया, मैं भरपाई करूंगा। जो अमाउंट लिखना है लिख दो। ज़ुमोयू जम गया। वो उसे ब्लैंक स्टेयर दे रहा था। वो सच में बिलीव नहीं कर पा रहा था, या शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एक ओमेगा ने अपनी जान दांव पे लगा के ये बच्चा पैदा किया और उसे कुछ भी नहीं मांगा। क्या ये सब बाई जिंगवान के लिए है? जेलसी उसके रगों में आग की तरह फैल गई। उसका खून टपकने लगा। जू मोयू ने जेलसी से भरकर कहा, तो ये सब बाई जिंगवान के लिए है? तुम उसी के लिए यहाँ रुकना चाहते हो, है ना? वो तुम जैसे डिवोर्स ओमेगा को क्यों चाहेगा? या उसे बस किसी और के बच्चे का बाप बनने का शौक है? शेंदाई के होठ कांप रहे थे। जू मोयू की बार बार लगती इंसल्ट्स का कोई जवाब नहीं था उसके पास। सिर्फ एक लास्ट डिफेंस बचा था, चुप रहना। उसकी आवाज नीचे थी, पर उसमें तीखी चोट। बोला, ये सब तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। गेट आउट। जू मोयू की आंखों में खून उबल पड़ा। वो फ्यूरियस होकर बोला, उस कमरे में सो रहा बच्चा मेरा बेटा है और तुम मेरे ओमेगा हो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये सब मुझसे रिलेटेड नहीं है? शेंदाई भी एक्सप्लोड कर गया। उसका सब्र टूट गया। आंखों में आंसू और नफरत दोनों चमक रहे थे उसके। बोला, मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, और क्यों सिर्फ मेरा बेटा है। हम दोनों का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा, कभी भी। ज़ुमोयू का एक्सप्रेशन चेंज होता गया, गुस्से से दर्द में, और फिर एक अजीब सी बेचैनी से। शेंदाई खड़ा हो गया। आवाज लरज रही थी। बोला, तुम ठीक कहते हो। बाई जिंगवान जैसा इंसान कभी किसी डिवोर्सी ओमेगा में इंटरेस्टेड नहीं होगा, और हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं है। तो उसको लेके तुम उसकी जिंदगी मुश्किल मत बनाओ। अब प्लीज चले जाओ। जू मोयू का गुस्सा और जल गया। वो उसे एक्यूज करता हुआ बोला, पूरा घर उसके फेरामोन से भरा है, तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेटा तक, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इन सब पे विश्वास कर लूं? शेंदाई ने भी उसी कोल्ड टोन में जवाब दिया, बिलीव जो करना है वो करो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गेट आउट। ज़ुमोयू उसे गुस्से और लो थ्रेट देता हुआ बोला, वन वर्ड एट अ टाइम। शेंदाई, तुम्हें इस बात का अफसोस होगा। शेंदाई ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में बस एक ही चीज थी, नफरत। ज़ुमोयू वहां खड़ा था, उसका ईगो चूर चूर। उसने सोचा, मैं इतना झुका, इतनी प्रॉमिसेस दी, फिर भी ये इंसान मुझे इस तरह क्यों ट्रीट कर सकता है? लेकिन अब उसके पास रुकने का कोई रीजन नहीं था। ज़ुमोयू ने गुस्से में कदम उठाए, दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। पर जैसे ही वो शेंदाई के पास से गुजरा, एक फीकी सी सेंट ने उसके पैर जड़ जैसे जमा दिए। ये वही एफीफिलियम की खुशबू थी, वो खुशबू
जिसके लिए वो कितनी रातों से सोया नहीं था। उस दिन तो उसे सिर्फ यही कंफर्म करना था कि किसी और अल्फा का मार्क तो नहीं है वहां, पर आज उस सेंट को महसूस करना फिर से जीने जैसा था। 1 साल हो गया था। ज़ूमोयू ने सोचा था कि ये सब कुछ एक हार्मोनल पुल होगा, एक मीटिंग का इम्पल्स जो वक्त के साथ चला जाएगा, पर वो खुशबू उसके अंदर घुल चुकी थी और उसके बिना हर एक दिन अधूरा लगता था। शेंदाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा जोर से बंद हुआ। ज़ूमोयू ने उसे वॉल के अगेंस्ट दबा दिया। जबरदस्ती इंटेंस किसेस उसके होठों से होठ टकराए। उसके लिप्स, उसका सांस, उसका होश, सब कुछ 1 सेकंड में छीन लिया गया। वो टेस्ट, वो टच, एक पल के लिए ज़ूमोयू खुद भी हिल गया। मैं इसे कितना मिस कर रहा था, इतना कि अंदाजा भी नहीं था उसे। शेंदाई ने बेचैनी से आवाज निकाली, नहीं मत, पर उसके लफ्ज होठों तक आते ही ज़ूमोयू के किस ने उसे चुप करा दिया। नेक्स्ट मोमेंट शेंदाई सोफे के अगेंस्ट था। ज़ूमोयू के हाथ उसके हर एक इंच को महसूस कर रहे थे। वही नरम, वही जानी पहचानी स्किन। पर एक और चीज महसूस हुई, शेंदाई बहुत पतला हो गया था। उसका दिल 1 सेकंड के लिए कांप गया, पर फिर भी उसका हाथ नहीं रुका। शेंदाई ने पैनिक्ड और चोक्ड वॉइस में उसे रोकते हुए कहा, लेट मी गो। उसके चेहरे का लाल रंग 1 सेकंड में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, सिर्फ बेइज्जती। क्या हक है ज़ूमोयू को? क्या हक है उसे मुझे यूं बार बार तोड़ने का? पर ज़ूमोयू ने उसके घुटने को जोर से दबा दिया और अपने लिए जगह बनाई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इमोशन था, जेलसी। उसने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए कहा, तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम किसी और अल्फा के पास चले गए, और वो भी तब जब तुम मेरे बच्चे को गोद में लेकर घूम रहे थे। उसके वर्ड्स और एक्यूजिंग और ब्रोकन होते गए। क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा एक दिन उस आदमी को डैड बोले? ज़ूमोयू, शेंदाई की आवाज टूट गई। गुस्सा, दर्द और नफरत सब एक साथ फूट पड़ा। एसोल, कौन तुमसे प्यार कर सकता है? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उन वर्ड्स का इफेक्ट ज़ूमोयू के दिल के अंदर बारूद की तरह फटा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसके अल्फा फेरोमोन्स जो अब तक कंट्रोल में थे, अब वाइल्ड रेज में बदल गए। कॉन्कर हिम, ब्रेक हिम, मार्क हिम, पजेस हिम। उसके अंदर से एक आवाज चिल्लाई, सिर्फ ऐसे ही मिलेगा सुकून। और उस जुनून में उसने शेंदाई के सारे कपड़े चीर डाले, जैसे एक बीस्ट अपने प्रे को तोड़ रहा हो। पर तभी उसकी नजर पड़ी एक निशान पर। शेंदाई के पतले से पेट पर एक स्कार था, सी सेक्शन का निशान, एक हल्की सी पिंक लाइन जो कह रही थी, मैं मां बन चुका हूं, मैं अकेला था, तुम नहीं थे। ज़ूमोयू जैसे पत्थर ही बन गया। उसका जुनून, उसकी एग्रेशन, सब कुछ एक पल में धराशायी हो गई। उसने अपना सूट जैकेट उतारा और बड़े ही ऑकवर्ड लेकिन नरमी से शेंदाई के ऊपर डाल दिया। शेंदाई कोट लपेट के सोफे के कोने पर चिपक गया, अपने आप को हक करता हुआ, डरते डरते कांपता रहा। और तभी क्यू की चीख उस हर हद को पार कर गई, एक इनविजिबल बॉल तोड़ के रियलिटी में ले आई शेंदाई को। शेंदाई लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, बॉडी पे ज़ूमोयू का कोट, पर चल रहा था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, अपने बच्चे के पास। बेडरूम में शेंदाई ने क्यू को उठाया। वो छोटा सा चेहरा लाल हो गया था रो रो के, हाथ कांप रहे थे, पर उसने उसे अपने से लगाया और बेड के एज पर बैठ गया, उसकी हिचकियों को सूद करता हुआ। ज़ूमोयू पीछे से आया। उसने देखा सूट के नीचे शेंदाई कितना नाजुक लग रहा था। उसकी हल्की सी कांपती हुई पीठ उसके दिल को झंझोड़ गई। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन क्यू ने जैसे उसके फेरामोन्स महसूस किए, उसकी चीखें और तेज हो गई। शेंदाई ने उसे बड़े कोल्ड और डेडली टोन में कहा, वो तुमसे डरता है, गेट आउट। वो नजर, वो नफरत भरी आंखें और वो आंसुओं के निशान ज़ूमोयू के पूरे वजूद को जला कर रख गए। इस बार उसके अंदर चैलेंज का थ्रिल नहीं था, सिर्फ गिल्ट था, सिर्फ हार। हे गाइस,
तो आज का एपिसोड कैसा लगा? आई होप आपको जू मोयू की मेंटालिटी अब समझ में आ रही होगी। वो एक्चुअल में शेंदाई को डिवोर्स देने के बाद भी अपने साथ मिस्ट्रेस की तरह रखना चाहता था। वो चाहता था कि उसका रिलेशन वैसा ही रहे और दूसरे साइड में वो अपनी फैमिली और बिजनेस के लिए शादी भी करे। वो प्यार करता है शेंदाई से, बट उस बेवकूफ को अभी तक ये चीज समझ में नहीं आई है। आई डोंट नो कहानी में और आगे क्या है, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले एपिसोड में। गुड नाइट।